नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो मानव मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है उससे संबंधित एक हमारा जो चैप्टर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी निर्णय प्रक्रिया, उसका आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि निर्णय प्रक्रिया है, तो निर्णय प्रक्रिया क्या है? तो चयन की प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कहता है कि निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया वह केंद्र बिंदु होता है जहां विचार, भावना तथा कल्पना कार्य पूर्ति के लिए एकत्र हो जाते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन GNS सेकेल का है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णयों का प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी वुड थॉम्स ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है निर्णय प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो निर्णय प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं कौन सी? तो ऑप्शन ए है आपका लक्ष्य उन्मुखी, ऑप्शन बी है प्रतिबद्धता की आवश्यकता, ऑप्शन सी है तर्क संगत सोच पर आधारित और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? मतलब निर्णय जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया लिया जाता है निर्णय प्रक्रिया, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्यों की पहचान, ऑप्शन नंबर बी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों का कुल उपयोग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ओपनहीन ने निर्णय प्रक्रिया को किन भागों में बांटा है? तो जो ओपनहीन ने निर्णय प्रक्रिया को किन भागों में बांटा है? तो वो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हमारा है, मतलब ए समस्या या चुनाव की स्थिति, और बी उपलब्ध विकल्पों की नाप तौल करना, सी विकल्पों के बारे में निर्णय होना एवं प्रभाव का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो डी यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना क्रिया के विभिन्न कर्मों में से किसी एक कर्म को चुनना अथवा किसी को भी न चुनना, यह किसका कथन है? तो ये है ग्रास एवं कैडल इनका कथन है कि निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना क्रिया के विभिन्न कर्मों में से एक क्रम को चुनना अथवा न चुनना, ये जो कथन है ग्रास एवं कैंडल जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्या को परिभाषित करना, खोजन, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है, या किसने कहा है? तो ये निकिल एवं डार्सी जी ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है जॉन ड्यूबी के निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो जॉन ड्यूबी के जो निर्णय प्रक्रिया हैं ड्यूबी के, उनके 3 चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है जॉन ड्यूबी के निर्णय प्रक्रिया कौन से 3 चरण हैं? तो ए समस्या क्या है, बी विकल्प क्या है, सी कौन सा विकल्प उत्तम है, डी उपरोक्त सभी। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है समस्या समाधान के आधार पर निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण हैं? ऑप्शन नंबर ए समस्या के प्रकट होने की अवस्था एवं तथ्यों को खोजना, वी वास्तविक समस्या की पहचान एवं विकल्पों की खोज करना, सी उत्तम हल का चुनाव एवं क्रियाविधि का निर्धारण, डी उपरोक्त सभी। तो डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्रास एवं कैडल ने निर्णय प्रक्रिया के चरणों को कितने भागों में बांटा? तो वो है 5 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है ग्रास एवं क्रेडल ने निर्णय प्रक्रिया को किन 5 भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्णय के परिणामों का स्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ऑप्शन ए निर्णयों की अस्थायी प्रकृति, ऑप्शन बी निर्णयों की पारस्परिक संबंध, ऑप्शन सी समय का परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है ज्ञान, मूल्य, परिवार की संस्कृति, सदस्यों की भूमिका एवं महत्वाकांक्षा आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा निर्णयों प्रक्रिया के कारक हैं। ये सब क्या है? निर्णयों प्रक्रिया के कारक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो निर्णय प्रक्रिया है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि निर्णय प्रक्रिया को
किन भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए सामूहिक निर्णय, ऑप्शन बी व्यक्तिगत निर्णय, ऑप्शन सी ए बी दोनों। तो ए बी दोनों सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, निर्णय प्रक्रिया में विरोधपूर्ण स्थिति में समायोजन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो फॉलेट ने दिया था, फॉलेट ने। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि फॉलेट ने समायोजन के विभिन्न स्तरों को किन भागों में बांटा? तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 भागों में। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, फॉलेट ने किन स्तरों में बांटा है? तो ए संघर्ष और एक पक्ष की विजय, बी एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, सी समझौता एवं एकीकरण, डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी है। जो फॉलेट थे, फॉलेट ने जो स्तरों में उनको विभाजित किया, जैसे संघर्ष और एक पक्ष की विजय, जब संघर्ष होगा दो पक्षों में तो एक ही पक्ष की विजय होगी, और एक पक्ष को स्वेच्छा से समर्पण करना होगा, मतलब स्वेच्छा से मानना होगा कि हाँ हम जीत गए हैं या हम हार गए हैं। फिर समझौता एवं एकीकरण, समझौता करना पड़ेगा, एकीकरण और उपरोक्त, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हमारा 21 है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो श्लोक मतलब उपदेश दिए थे वो 18 भागों में हैं, 18 अध्याय में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? तो वो भीष्म पर्व का अंग है। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीमद् भगवत गीता के लेखक कौन है? तो वो वेद व्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रीमद् भगवत गीता किसके द्वारा कही गई है? तो वो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो गीता में 18 अध्याय हैं और 720 श्लोक हैं। गीता जो है वो भीष्म जो पर्व है उसी में गीता को रखा गया है, और इसमें 18 अध्याय और 720 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदा कदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदात्मानं सुजार्ण्यहम्। यह श्लोक कौन से अध्याय का है? तो ये जो श्लोक है चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, और श्लोक संख्या 7। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, किस महान ग्रंथ में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की विस्तृत प्रारूपना की है? तो वो है श्रीमद् भगवत गीता में। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन जो थे वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो पीछे हट रहे थे। वो कह रहे थे कि ये हमारे सगा संबंधी हैं, इन पर मैं कैसे बाढ़ चला सकता हूँ, इनकी मैं कैसे वध कर सकता हूँ। तो अर्जुन पीछे हटने लगते हैं, तो वहीं श्री कृष्ण जो है वहीं उपदेश देकर उनको समझाने लगते हैं। तो यही श्रीमद् भागवत गीता में जो श्री कृष्ण ने वहाँ उपदेश दिया है उसी को रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि गीता में तीसरे से 6वें अध्याय तक किस योग की प्रस्तावना है? तो कर्म योग की। तीसरे से 6वें जो अध्याय उसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें एवं 18वें अध्याय का विषय क्या है? तो 13वां अध्याय और 18वां अध्याय का जो विषय है वो ज्ञान योग है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने पेश किया? तो गीता का जो पहला अंग्रेजी अनुवाद है वो सर चार्ल्स विलियम KHFRS इन्होंने सबसे पहले गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 है, गीता का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो जो गीता का अनुवाद फारसी में वो दारा शिकोह किया था। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था। तो ये बहुत विद्वान था, इसी ने गीता का अनुवाद फारसी में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी विकल्पों में से चुनने के लिए मजबूर किया जाता है जिनमें से कोई स्वीकार्य नहीं है, क्या कहलाता है? तो दुविधा, ये दुविधा कहलाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि दुविधा शब्द का श्रेय किस शताब्दी में दिया गया? तो वो 15वीं शताब्दी में। जो दुविधा शब्द निकल कर आया वो 15वीं शताब्दी में आया है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है कि दुविधा शब्द का श्रेय किसने दिया? तो जो दुविधा शब्द का श्रेय है वो लोरेंजो वल्ला ने दिया। लोरेंजो वल्ला दार्शनिक हुए रहे होंगे तो उन्हीं ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, तार्किक रूप से दुविधा में शामिल है। तो दुविधा में क्या शामिल है? ए संरचनात्मक दुविधा, बी विनाशकारी दुविधा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी हो जाएगा कि ए बी दोनों, यानी संरचनात्मक दुविधा और विनाशकारी दुविधा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है कि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की
घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो केस स्टडी कहते हैं। मतलब ऐसी विधि या ऐसी स्थिति जिसमें किसी सामाजिक जीवन, अब सामाजिक जीवन जो, जैसे कोई क्रांतिकारी व्यक्ति हो गया तो उनके जीवन की जो घटना है उस घटनाओं का जो विश्लेषण किया जाता है उसी को केस स्टडी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है कि वह विधि जिसके द्वारा व्यक्ति, परिवार और आदत, जाति, घटना और संख्या आदि का गहन अध्ययन गुणात्मक आधार पर किया जाता है क्या कहलाता है? तो व्यक्तिक अध्ययन विधि ये कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि किम्बल यंग ने व्यक्तिक अध्ययन विधि को और क्या नाम दिया? तो जो किम्बल यंग थे वो व्यक्तिक अध्ययन विधि को ऐतिहासिक आनुवांशिक विधि भी कहे हैं, मतलब ये उन्होंने नाम दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि व्यक्तिक अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। यह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक वर्ग या समुदाय कुछ भी हो सकता है। यह किसने कहा? तो ये यंग जी ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि व्यक्तिक अध्ययन विधि की विशेषताएं क्या हैं? तो व्यक्तिक अध्ययन विधि की विशेषता क्या? तो ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत एवं गहन अध्ययन, ऑप्शन बी है तथ्यों का व्यवस्थित संकलन, ऑप्शन सी है गुणात्मक अध्ययन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है व्यक्तिक अध्ययन विधि के प्रकार कौन कौन से हैं? कि व्यक्तिक अध्ययन विधि के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसके जो प्रकार हैं वो व्यक्ति के, ऑप्शन ए है व्यक्ति के अध्ययन के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि, व्यक्तिगत अध्ययन के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि, और समूह एवं संस्था के व्यक्तिक अध्ययन विधि, आदत के अध्ययन के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि और उपरोक्त। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है व्यक्तिक अध्ययन विधि के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत आलेख एवं संबंधित व्यक्ति, ऑप्शन बी है जीवन वृत्त आलेख, ऑप्शन सी है राजकीय आलेख, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है आत्मकथा, डायरी, पत्र इत्यादि स्टडी के किन स्रोतों के अंतर्गत आते हैं? तो वो व्यक्तिगत आलेखों के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं? तो संबंधित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है कि व्यक्ति के जीवन की उन घटनाओं का आलेख जो उनके सीधे संबंधित हैं क्या कहलाता है? तो वो जीवन वृत्त आलेख कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है विद्यालय, प्रमाण पत्र, पुलिस व न्यायालय आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो राजकीय आलेख के अंतर्गत आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है कि व्यक्तिक अध्ययन विधि की प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए अध्ययन, समस्या और उद्देश्य, ऑप्शन बी समस्या को उपभोगों में विभाजित करना, ऑप्शन सी इकाई का चयन एवं क्षेत्र का निर्धारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है केस स्टडी के उपकरण कौन कौन से हैं? तो केस स्टडी के जो उपकरण हैं, ऑप्शन ए निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार अनुसूची एवं विधि, ऑप्शन सी प्रश्नावली एवं मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। केस स्टडी के जो उपकरण हैं वो निरीक्षण विधि, पहले निरीक्षण किया जाता है, साक्षात्कार अनुसूची एवं विधि और प्रश्नावली एवं मनोवैज्ञानिक विधि, ये सब इसमें होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है कि केस स्टडी के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो केस स्टडी के प्रमुख गुण क्या क्या हैं तो वो देखेंगे। तो ऑप्शन ए है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगी विधि, ऑप्शन बी है निर्देशन एवं परामर्श की श्रेष्ठतम विधि, ऑप्शन सी है चुने गए प्रयोज्य का गहन अध्ययन संभव, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि केस स्टडी के दोष कौन कौन से हैं? केस स्टडी के कौन कौन से दोष हैं? तो ऑप्शन ए है निष्कर्ष की वैधता प्रभावित होती है, ऑप्शन बी है समय अधिक लगता है, ऑप्शन सी है प्राप्त सूचनाएं वैध नहीं है, ऑप्शन डी है उपरोक्त। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है कि सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा कब, मतलब सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा खतरे में कब पड़ सकती है? तो वो कब पड़ेगी? जब कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग, यानी बहुत ज़्यादा अपने दैनिक दिनचर्या से संबंधित या अपने काम रोजगार से संबंधित जितने भी काम हैं उसको ओवर शेयरिंग, यानी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उसको शेयर नहीं करना चाहिए। इससे साइबर सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और आपके जान माल को भी खतरा हो सकता है।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, केस स्टडी विधि का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो है फ्रेडरिक ली प्ले। केस स्टडी जो है वो फ्रेडरिक ली प्ले, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, केस स्टडी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो केस स्टडी है उसको वर्तमान में प्रॉब्लम हेयर्ड लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।